हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप की बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओम्स लॉ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में या उससे पहले भी पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने किसी कंडक्टर के एजेस के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी है, मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और आपने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक तरफ पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का, दूसरी तरफ नेगेटिव एंड होता है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज V है जो यहां आपने अप्लाई कर ली है, तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगता है। और आपने पढ़ा होगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि I जो है जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, मान लिया I करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और यही आपका ओम्स लॉ होता है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद में वो लिख देते हैं V इज इक्वल टू I R, ये प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट की जगह R आ जाता है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रोड्यूस कर रहा है करंट को वो वोल्टेज है, वोल्टेज की वजह से करंट पैदा हो रहा है, ना कि करंट की वजह से वोल्टेज। तो इसलिए जो है वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर ही नहीं सकती, बल्कि करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज को आप बढ़ा देंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज को कम कर देंगे तो कम करंट फ्लो करेगा, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट है 1/R, 1/ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1/ रेजिस्टेंस, यानी कि इसे हम कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। और V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज बढ़ाने पे बढ़ता है और वोल्टेज घटाने पर घटता है। अब हमें इसका प्रूफ देखना है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसका प्रूफ देखना है। प्रूफ देखने के लिए आप पिछले टॉपिक को आप एक याद रखें कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप निकाली थी बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो उससे मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि अगर आपने यहां बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो यहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, I इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो आप इसके मेरे पिछले लेक्चर में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, जो जहां पर ये जो है हमने डेरिवेशन प्रूव कर रखी है कि करंट इज इक्वल टू होता है NEAVD, जहां N क्या है, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। उससे पहले आप ये देखो कि जब तक हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, यानी कि बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तब तक इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था। इनमें थर्मल मोशन की वजह से ये इधर उधर रैंडम मोशन में होते हैं। तो अगर आप देखो कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर U1 है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरे के लिए U2 है, और तीसरे के लिए U3 है, अगर हम इन सबकी वेलोसिटीज को सम कर लें तो वो उनका एवरेज कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और उनका एवरेज भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
यानी कि वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस un, मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स है तो n नंबर्स का सबका सम कर लेंगे वेलोसिटीज का, तो वो कितना आना चाहिए 0, क्योंकि ये सब रैंडम मोशन है, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 0 इन सबका सम। यानी इनके अगर हम एवरेज भी ले लें, इनमें n से डिवाइड कर लेंगे तब भी वो कितना आएगा 0। इस बात का हम ध्यान रख के हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मान लिया ये है और हमने इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, यानी कि बैटरी से कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो एज वी हैव कनेक्टेड टू बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, E इज जनरेटेड, और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगेगा, F इजिकल टू होता है QE, जहां Q क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसको हम E से डिनोट करते हैं, तो EE ये फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। और फोर्स आपको पता है कि फोर्स को आप किस चीज से डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन से। तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया मास इंटू एक्सीलरेशन, जहां m क्या है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड a क्या है एक्सीलरेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इजिकल टू हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल E, तो a विल बी इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, यानी कि ये एक्सीलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन में जनरेट होना चाहिए जैसे ही हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को। और मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 है, तो जैसे ही ये एक्सीलरेशन जनरेट होगा तो आफ्टर t टाइम इंटरवल या आफ्टर टो टाइम इंटरवल, टो से हम डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो ये यहां से चला यहां तक, यहां किसी मॉलिक्यूल से या एटम से या आयन से टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद फिर ये साइड से चल दिया, फिर किसी और से कॉलिजन हो गया एटम से, फिर चल दिया। तो इस तरीके से सक्सेसिवली कॉलिजन्स होता रहता है, और टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम टो से डिनोट करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का लेटर। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर टो वन टाइम इंटरवल, ये टो 1 इसका टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम इंटरवल ले लिया हमने। तो टो 1 टाइम इंटरवल के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इजिकल टू, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इजिकल टू u प्लस at। तो v इजिकल टू u प्लस at। अब पहला इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे टो 1 आ जाएगा, दूसरे के लिए टो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी v2 इजिकल टू u2 प्लस a टो 2, और तीसरे के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा सब जगह पे, जहां u1 u2 u3 इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है जब तक हमने इसके ऊपर कोई बैटरी से फोर्स नहीं लगाया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए Vn इज इक्वल टू un प्लस a टो n, और इन सभी वेलोसिटीज को अगर हम ऐड कर लें और इनके नंबर से डिवाइड कर दें तो इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, Vd विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn डॉट करके हम n इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐड कर रहे हैं तो n से ही डिवाइड कर देंगे। तो जब आप n से डिवाइड करेंगे और यहां इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम इसमें। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है
इसमें V1 V2 V3 इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, VD विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN, क्योंकि सब जगह से U1 U2 U3 UN ऐड हो जाएगा, डिवाइड में n आ जाएगा, प्लस सब में से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आके τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस अप टू τn डिवाइडेड बाई n। और ये जो एवरेज वेलोसिटीज है अगर हम वेक्टर की फॉर्म में देखें तो इन सब का वेक्टर सम जीरो होता है। ये अभी हमने पहले डिस्कस किया कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, तो इसलिए U1 प्लस U2 प्लस U3 इन सब का सम कितना है, जीरो प्लस a। और इन सब टाइम इंटरवल्स का एवरेज, इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम टो से डिनोट करते हैं, यानी कि VD इज इक्वल टू होता है a टो। और a की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप 2 से यहां से वैल्यू यहां रखेंगे तो VD विल बी इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टो। तो ये भी एक रिलेशनशिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशनशिप है ये, और ये भी एग्जाम में अलग से आ सकता है कि डेरिव ए रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम 3 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 आपने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पुट कर दी तो आपको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू NEA, VD की वैल्यू यहां से रखेंगे स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टो। तो ये हो जाएगा E की मल्टीप्लाई E में होगी तो NE स्क्वायर टो A, और ये E अपॉन m। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आपने ये जो कंडक्टर था इसके ऊपर अगर आपने V वोल्टेज अप्लाई की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर जनरेट जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। ये हमने रिलेशनशिप पहले कर रखी है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। तो हम ये यहां पुट कर देंगे इसमें करंट के फॉर्मूले में, तो I विल बी इक्वल टू NE स्क्वायर टो A, और E की जगह हमने रख दिया V अपॉन L, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे को मिल जाएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टो A V अपॉन M। तो ये पहले से ही था, साथ में L और आ गया, यानी कि ये रिलेशनशिप आ गई, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। और अगर हम इसे कंपेयर करें कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही ओम्स लॉ है, तो दिस इज ओम्स लॉ, यानी कि हमने ओम का लॉ प्रूव कर दिया है। और हम कंपेयर करें कि V इज इक्वल टू IR से, तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो इस पूरे को ही हम R बोलेंगे। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टो A। तो इससे कई बातें पता चलती हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के रास्ते की रुकावट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आप देखो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है तो इसलिए उसमें आसानी से करंट फ्लो कर जाता है, जबकि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आप ये देखिए रेजिस्टेंस खुद जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास में एक वायर का पीस है तो उसकी लेंथ को अगर आप डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ को अगर आप 10 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा। शर्त यह है कि आप उसका एरिया ना बदले तो। लेकिन अगर आप एरिया को चेंज कर रहे हैं, लेंथ को वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं, तो और एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
दूसरी और बात, रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉपर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं देन आयरन। आयरन में वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसलिए कॉपर के लिए जब एन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है। सेम लेंथ और सेम एरिया की अगर हम कॉपर का पीस ले लें और आयरन का पीस ले लें तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आयरन का ज्यादा होगा, कॉपर का कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन के लिए एन कम होता है और कॉपर के लिए एन ज्यादा होता है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम टॉ। रिलैक्सेशन टाइम यानी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, अगर उसे आप कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं और वो जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो आराम से उन्हें स्पेस मिल रहा है, फ्री स्पेस है बीच में और वो मूव कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी देखो कि रेजिस्टेंस जो है वो टॉप पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। या आप यहां से एक और बात देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टॉप पे डिपेंड करती है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। इसे आप नोट कर लें। फिर इसके बारे में और जो डिटेल आएगी, मोबिलिटी क्या होती है या रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करते हैं, नोट करते हैं। आप इसे नोट कर लें। तो हमारे साथ जुड़े रहें।